हमने यहाँ पर 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा और आप सिंघाड़े के आटे को व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और सिंघाड़े के आटे को इसमें डाल देंगे। गैस को ऑन करके मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए हम इसको अच्छी खुशबू आने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट कर लेने से आटे का कच्चापन खत्म हो जाता है और जो हम सिंघाड़े के आटे की कतली बना रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया बनती है। आटा अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, आटे को एक बोल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आटा हल्का ठंडा हो गया है तो अब हम कतली बनाने के लिए घोल तैयार करेंगे। तो हम इसमें 250 ग्राम चीनी डालेंगे। जितना आटा लेना है उतनी ही इसमें चीनी डालनी है और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप थोड़ी चीनी कम डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे जिससे कि इसमें गुठले ना पड़े। पानी में आटा और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी पूरी तरह से इसमें अच्छे से घुल जाए, इस चीज का आप ध्यान रखें। सिंघाड़े के आटे की कतली बनाने के लिए घोल पतला ही तैयार किया जाता है। हमने यहाँ पर टोटल 1 लीटर और आधा गिलास पानी डाला है। चीनी और आटा पानी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसमें गुठले भी नहीं पड़े हैं और चीनी भी पूरी तरीके से घुल गई है और कतली बनाने के लिए घोल बिल्कुल तैयार है। कतली बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है जिसको कि हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है जिससे कि कतली का मिक्सचर कढ़ाई में चिपके नहीं और जले नहीं। हमने जो घोल तैयार किया है उसको हम छानकर कढ़ाई में डालेंगे जिससे कि जो थोड़ा बहुत सिंघाड़े का छिलका होगा आटे में वो निकल जाएगा। ये देखिए जो मोटा मोटा छिलका था सिंघाड़े का आटे में वो छानने से निकल गया है। अब हम गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि इसमें गुठले ना पड़े और ये तले में लगकर जले नहीं। आप देख सकते हैं कि इसमें गाढ़ापन आने लगा है। तो अब हम इसको थोड़ा तेज तेज चलाएंगे जिससे कि इसमें गुठली ना पड़े और ये तले में लगकर जले नहीं। ये देखिए धीरे धीरे ये कितनी गाढ़ी होने लगी है। तो अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। इस स्टेज पर अगर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये तले में लगकर जल जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पर पकाते हुए। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक बोल में हमने पानी लिया है। हाथ को पानी में अच्छे से भिगोएंगे और गीले हाथ से इस मिक्सचर को हल्का हल्का टच करेंगे। तो ये देखिए मिक्सचर हाथ में चिपक नहीं रहा है, मतलब कि ये अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अगर चेक करने पर मिक्सचर हाथ में चिपकता है तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए एकदम लो फ्लेम पर और पका लें। हमने 2 थालियां ली हैं जिसको कि हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब थाली में हम कतली के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। ये एक थाली हमारी तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम दूसरी थाली को भी तैयार कर लेंगे। हमने दोनों थालियों में कतली के मिक्सचर को अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर 1-1 चम्मच घी डालेंगे और घी को हाथ से मिक्सचर के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। घी से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। घी को हमने इस पर अच्छे से लगा दिया है। तो अब हम इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। कतली का मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो
तो अब हम नाइफ से इसमें कट्स लगा लेंगे। जैसे पीसेस आपको कतली के चाहिए उस तरीके के कट्स आप इस पर लगा सकते हैं। अब हम नाइफ की हेल्प से इसके पीसेस निकाल लेंगे। ये कतली काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए इसके पीसेस बड़े आराम से निकालें जिससे कि ये टूटे नहीं। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया पीसेस निकल रहे हैं। इनको हम प्लेट में रखते जाएंगे। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सिंघाड़े के आटे की कतली बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे फीके दूध और दही के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। हर तरीके से ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार भी हो जाती है। और इससे आपका पेट इतने अच्छे से भर जाएगा कि आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। नवरात्रि के अलावा आप इस सिंघाड़े के आटे की कतली को किसी भी व्रत में खा सकते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, एकादशी और जो भी व्रत आप रखते हैं उसमें बड़ी आसानी से बनाकर इसको खा सकते हैं। तो आप इस सिंघाड़े के आटे की कतली को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है, 200 ग्राम चीनी, 2 कप दूध, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच घी। पैन में हम पहले घी डाल देंगे। गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे और घी को पूरा मेल्ट होने देंगे। घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है और पूरा मेल्ट हो चुका है, तो गैस को अब कर देंगे एकदम लो फ्लेम पर और इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे को हम घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए हल्की सी खुशबू आने तक हम इसको भून लेंगे, लेकिन इसका कलर नहीं चेंज होने देना है। नारियल का जो बुरादा है वो बहुत ही जल्दी भुन जाता है, इसलिए इसको आप लो फ्लेम पर ही भूनें। अगर आंच तेज रहेगी तो ये जल भी सकता है। नारियल का बुरादा अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 कप दूध। दूध को नारियल के बुरादे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को अब कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और नारियल को दूध के साथ लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अभी ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, तो इस स्टेज पर हम इसमें चीनी डाल देंगे और साथ ही में इलायची पाउडर भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे चीनी और इलायची पाउडर को इसमें। अब ये जो मिक्सचर है हमारा, इसको हमें लगातार चलाते हुए जो दूध है इसमें उसके पूरे सूखने तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। इस मिक्सचर को आप लगातार चलाते हुए ही पकाएं जिससे कि ये तले में ना लगे। देखिए जो दूध था इस मिक्सचर में वो पूरा सूख गया है, इसने पैन के साइड्स भी छोड़ दिए हैं और अब ये जो मिक्सचर है वो पैन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और इसमें अब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। बर्फी को सेट करने के लिए मैंने एक टिन में बटर पेपर लगा कर लिया है, तो इसमें हम ये जो बर्फी का पूरा मिक्सचर है वो डाल देंगे। स्पून को घी से अच्छे से ग्रीस कर लें और बर्फी के मिक्सचर को टिन में अच्छे से फैलाकर लेवल कर लें। मैं इस मिक्सचर से बर्फी बना रही हूँ, लेकिन आप इसी सेम मिक्सचर से लड्डू या पेड़ा जो भी आप आसानी से बना सकें वो बना करके तैयार कर सकते हैं। बर्फी के मिक्सचर को मैंने टिन में अच्छे से फैलाकर लेवल कर लिया है, तो अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख करके सेट कर लेंगे। बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है, तो अब हम इसको टिन में से हल्के हाथ से निकाल लेंगे
और अब हमें बर्फी को पीसेस में कट कर लेना है। तो उसके लिए नाइफ को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और अब मैं बर्फी को पीसेस में कट कर लूँगी। आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में बर्फी को काट सकते हैं। बर्फी को हमने पीसेस में कट कर लिया है और इसको डेकोरेट करने के लिए एक चुटकी केसर को मैंने गुनगुने पानी में भिगो कर लिया है और साथ ही में एक ईयरबड ली है, एकदम साफ सुथरी ईयरबड लेनी है। तो ये जो केसर हमने गुनगुने पानी में भिगो कर लिया है, इससे हम बर्फी को इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। तो लग रही है ना हमारी बर्फी बहुत ही बढ़िया इस तरीके से डेकोरेट करने से। तो सारी बर्फी को इसी तरह से हमें डेकोरेट कर लेना है। मैं आपको एक छोटा सा पीस बर्फी का तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फी है, ये मुंह में जाते ही खुल जाएगी। ये इतनी ज्यादा बढ़िया बनी है। और एक बर्फी का पीस भी मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर लग रही है ये देखने में, और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो इस तरीके से आप एक प्लेट में बर्फी को रख करके सर्व करें। बर्फी के जो छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े किनारे के पीसेस निकल जाते हैं, उनको मैंने एक बोल में निकाल करके अलग रख लिया है और इससे मैं इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बना ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने आराम से कितने बढ़िया लड्डू बन जा रहे हैं इससे। और इस तरह से जो किनारे के पीसेस निकल जाते हैं बर्फी में से, वो वेस्ट भी नहीं होंगे। उनसे आप लड्डू बना करके इस तरीके से तैयार कर सकते हैं और किसी को भी सर्व कर सकते हैं। और जैसे मैंने बर्फी को डेकोरेट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इन लड्डुओं को भी डेकोरेट कर दे रही हूँ। तो आप इस सिंपल और सुपर सॉफ्ट बर्फी को घर पर बना करके जरूर ट्राई कीजिए। कच्चे पपीते का स्वादिष्ट हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, गैस को मीडियम लो कर देंगे। ये मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं और एक बादाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिया है। काजू और बादाम को हम हल्का कलर चेंज होने तक घी में फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब 2 टेबलस्पून किशमिश हम घी में डालेंगे और किशमिश को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। किशमिश अच्छे से फूल गई है, मतलब कि ये अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इसको भी हम बोल में निकाल लेंगे। अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें कद्दूकस किया हुआ पपीता डालेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज के कच्चे पपीते को कद्दूकस करके लिया है। हलवे के लिए जो कद्दूकस के बड़े वाले छेद होते हैं, उस तरफ से आप पपीते को कद्दूकस करें। पपीते को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे क्योंकि पपीता पानी नहीं छोड़ता है, और अगर हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे तो ये तले में लगकर जल जाएगा, क्योंकि कच्चा पपीता काफी टाइट होता है और देर में पकता है। इसलिए हम इसको ढक देंगे और हर 2 से 3 मिनट में हम इसको बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए। 3 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए पपीते को पकाने से ये तले में लगकर जलेगा नहीं और बढ़िया से पक भी जाएगा।
वापस से इसको ढक देंगे और इसी तरह से हर 2 से 3 मिनट में बीच बीच में चलाते हुए हम इसको बढ़िया सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पपीता पक रहा है इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम हाथ से इस तरीके से काट कर देख रहे हैं तो ये बड़ी आसानी से कट रहा है, मतलब कि ये अच्छे से पक चुका है। तो अब इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.25 कप तक चीनी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। ये हमने 2 चुटकी केसर को 4 चम्मच गर्म दूध में भिगो कर रखा था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। केसर डालने से हलवे का कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी मिक्स करने के बाद इससे कितना सारा पानी छूटा है। अब हम इसको वापस से ढक देंगे और बीच बीच में चलाते हुए जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो पूरा पानी सूखने तक इसको पकाएंगे। चीनी मिक्स करने के बाद जो पानी छूटा था वो पूरा पानी भी सूख गया है। ये हमने 250 ग्राम मावा लिया है, इसको हम हलवे में डाल देंगे। मावे को अच्छे से हलवे में मिक्स करेंगे। मावा हलवे में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे और लगातार चलाते हुए हलवे को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और हलवा अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स भूने थे इनको भी हम हलवे में डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवा तैयार हो गया है तो अब हम इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन कच्चे पपीते का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप इस हलवे को बड़ी आसानी से बना सकते हैं और 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं और किसी ओकेजन पर आप इसे एज अ स्वीट गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इस स्वादिष्ट हलवे को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। समा के चावल की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप समा के चावल लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो समा के चावल हैं वो इस तरह के छोटे छोटे बारीक दाने जैसे होते हैं और ये आपको इजीली किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएंगे। अब हमें इनको भिगोकर रखना है कुछ टाइम के लिए। तो इसमें हम पानी डालेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए समा के चावलों को भिगोकर रखेंगे, जिससे कि चावल अच्छे से फूल जाएंगे। जब चावल अच्छे से फूल जाता है तो वो दूध के साथ जल्दी पक जाता है और जो हमारी खीर है वो भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। 25 मिनट हो गए हैं चावलों को भिगोए हुए और अब ये अच्छे से फूल गए हैं। तो इनको हम 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। चावलों को हमने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए दूध में उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है तो गैस को हम मीडियम लो फ्लेम पर कर देंगे। ये मैंने 2 चुटकी केसर लिया है। हम इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डालेंगे और इसको अलग रख देंगे, जिससे कि केसर गर्म दूध में अच्छे से फूल जाए। ये जो समा के चावल हैं, अब हम इनको दूध में डालेंगे। चावलों को दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए चावलों को हमें दूध के साथ ही पकाना है। चावल तले में लगकर चिपक जाता है और जलने लगता है, इसलिए जरूरी है कि आप इसको बीच बीच में चलाते रहें। समा के चावल बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और जो इसकी खीर आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर ही बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चावल दूध में अच्छे से न पक जाए। इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। चावल दूध में अच्छे से पक चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चावल अच्छे से मैश हो रहा है। तो अब हम इसमें 3/4 कप के बराबर चीनी डालेंगे। जो केसर हमने दूध में भिगोया था वो भी हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे। खीर में केसर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप बिल्कुल न डालें। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे,
सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद खीर थोड़ी पतली हो जाती है, इसलिए अभी हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर और पका लेंगे, जिससे कि खीर में थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा और केसर और इलायची का फ्लेवर भी इसमें सही से आ जाएगा। 5 मिनट के लिए हमने खीर को और पका लिया है और खीर में गाढ़ापन भी आ गया है और इलायची और केसर का फ्लेवर भी इसमें बढ़िया से आ चुका है। तो ये कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को भी खीर में अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस 2 से 3 मिनट के लिए अब हम खीर को और पका लेंगे, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि खीर में बढ़िया गाढ़ापन आ चुका है। बहुत ही बढ़िया खीर हमारी बन करके तैयार हुई है और बहुत ही बढ़िया इलायची और केसर की खुशबू भी इसमें से आ रही है। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और खीर को हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। आखिरी में थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से हम खीर को गार्निश कर देंगे, तो ये देखने में और खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। व्रत वाले समा के चावल की स्वादिष्ट खीर खाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। वैसे तो अभी ये काफी गर्म है, तो अगर आपको गरम गरम खीर खाना पसंद है तो आप गरम गरम खीर खाएं या फिर कुछ टाइम के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें और फिर ठंडी ठंडी खीर का मजा लें। तो आने वाले नवरात्रों में आप इस तरह से समा के चावल की स्वादिष्ट खीर बनाइए, खुद भी खाइए और घर में सबको खिलाइए।